नमस्कार। आज बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की, पावर शेयरिंग। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी भी देश को या तो बना सकता है या फिर हमेशा के लिए बिखेर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश जिसमें बहुत गहरे मतभेद हों वो एकजुट कैसे रह सकता है। सोचिए, जहां भाषा, कल्चर, पहचान को लेकर बड़ी बड़ी दरारें हों, वो देश खुद को बिखरने से आखिर बचाता कैसे है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम दो बहुत ही दिलचस्प देशों की कहानियों को देखेंगे। दोनों ही छोटे लोकतंत्र, दोनों के सामने चुनौती भी बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उन्होंने जो रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे और इन्हीं फैसलों ने उनका भविष्य तय कर दिया। और ये दो देश हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। इनकी कहानियों को आमने सामने रखकर ही हम समझ पाएंगे कि सत्ता की साझेदारी का असली मतलब क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बेल्जियम की। एक ऐसी कहानी जहां सामंजस्य यानी अकोमोडेशन का एक बड़ा ही अनोखा रास्ता अपनाया गया। अब बेल्जियम का मामला थोड़ा पेचीदा है। देखिए, वहां 59% लोग डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच और बस 1% जर्मन। तो साफ है कि डच बोलने वालों की मेजॉरिटी थी। लेकिन असली पेंच कहीं और था। राजधानी ब्रसेल्स में मामला एकदम उल्टा था। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते थे। और तो और, पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाले लोग भले ही कम थे, पर वो ज्यादा अमीर और पावरफुल थे। बस यहीं से टेंशन की शुरुआत हुई। तो बेल्जियम ने क्या किया? देखिए, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 1970 से 1993 के बीच, यानी पूरे 23 साल, उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला। ये एक लंबा लेकिन बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस था। और इस सब का नतीजा क्या निकला? एक कमाल का बेल्जियम मॉडल। जरा सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों तरफ के मंत्री बराबर। राज्य सरकारों को ज्यादा पावर दी गई, वो सेंटर के नीचे नहीं थी। और राजधानी ब्रुसेल्स के लिए वहां एक अलग सरकार बनी जिसमें फिर से दोनों का बराबर का हिस्सा। और सबसे अनोखी चीज, एक तीसरी तरह की सरकार भी बनाई गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। और जानती सबसे अच्छी बात क्या थी? ये मॉडल कामयाब रहा। इसने देश को एक सिविल वॉर से बचा लिया। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो थी बेल्जियम की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, श्रीलंका। यहां कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। यहां रास्ता चुना गया बहुसंख्यकवाद का, मेजॉरिटेरियनिज्म का। श्रीलंका में देखिए, डेमोग्राफी थोड़ी अलग थी। यहां 74% आबादी सिंघली समुदाय की थी और करीब 18% तमिल। मतलब एक कम्युनिटी की बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ तो जो सिंहली नेता पावर में आए, उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मेजॉरिटी के दम पर ही देश चलाएंगे। उन्होंने तमिल लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इसके नतीजे बहुत भयानक हुए। 1956 में एक कानून पास हुआ, सिंघला ओनली एक्ट। बस यहीं से तमिलों को लगा कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। ये भावना इतनी बड़ी कि 80s आते आते देश एक भयानक सिविल वॉर की आग में घिर गया, जो 2009 तक चला। ये वो नीतियां थीं जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। तमिल भाषा को किनारे कर दिया गया। यूनिवर्सिटी एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंघली लोगों को तरजीह मिलने लगी। तमिलों को लगने लगा कि उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है, उनकी कोई पॉलिटिकल आवाज ही नहीं है। और इसी का नतीजा था गृह युद्ध, सिविल वॉर। ये एक ऐसा संघर्ष होता है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर देता है। हजारों लाखों जाने जाती हैं और अनगिनत जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो हमने दो कहानियां देखी, दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग नतीजे। अब सवाल यह है कि हम इनसे सीखते क्या हैं? आखिर क्यों सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग इतनी ज्यादा मायने रखती है? तो पावर शेयर क्यों करना चाहिए? देखिए, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब एक प्रैक्टिकल वजह। इससे क्या होता है, समाज में झगड़े कम होते हैं और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। और दूसरा कारण है मॉरल यानी नैतिक। ये कारण कहता है कि पावर शेयर करना ही डेमोक्रेसी की असली आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हर नागरिक की सिस्टम में हिस्सेदारी हो। और जब ऐसा नहीं होता, जब पावर शेयर नहीं की जाती, तो जन्म होता है टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी का, यानी बहुसंख्यक का अत्याचार। ये वो सिचुएशन है जहां मेजॉरिटी अपनी मर्जी माइनॉरिटी पर थोपती है।
ये शॉर्ट टर्म में शायद आसान लगे, पर लॉन्ग टर्म में ये देश की एकता को ही कमजोर करता है। तो इन दोनों कहानियों का सार क्या है? सीधी सी बात है, बेल्जियम के नेताओं ने समझा कि एकता तभी आएगी जब हर समुदाय का सम्मान होगा। वहीं श्रीलंका की कहानी ये सबक सिखाती है कि पावर शेयर करने से इनकार करना देश की एकता को ही दांव पर लगा देता है। तो ठीक है, पावर शेयरिंग जरूरी है, ये तो समझ आ गया, पर इसे किया कैसे जाता है? इसके अलग अलग रूप क्या हैं? आइए फटाफट देखते हैं। पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, मतलब पावर एक ही लेवल पर अलग अलग हिस्सों में बटी होती है। जैसे सरकार के 3 अंग, लेजिस्लेचर जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव जो लागू करे और जुडिशरी जो इंसाफ करे। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं, ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। दूसरा तरीका है वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पावर का बंटवारा। इसे फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट के बीच शेयर होती है। इसका फायदा यह है कि फैसले जमीनी स्तर पर लिए जाते हैं, लोगों के ज्यादा करीब। और तीसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर करना। याद है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट? वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें अलग अलग भाषा या धर्म के लोगों को अपने कल्चर और एजुकेशन से जुड़े फैसले लेने की पावर दी जाती है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सबको साथ लेके चलना यानी अकोमोडेशन एक मुश्किल रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसी एक ग्रुप का दबदबा कायम करना शायद आसान लगता हो, लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक देश को असल में मजबूत कौन सा रास्ता बनाता है।